हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस द्वारा पूछे गए प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास से आज का पहला प्रश्न है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक डैश से संबंधित है। भीतरी स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हूणों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। अग्निमित्र जो है किसका पुत्र था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका है। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। कालिदास का पहला नाटक है ये। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? यह कालिदास जी की रचना है। और इसके नायक कौन है? तो अग्निमित्र और नायिका मालविका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल ऋषि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। किसको? कपिल ऋषि को। और ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? गढ़ी का मतलब होता है दुर्ग। किसके लिए जानी जाती थी? तो ऑप्शन ए, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की बसावट ज्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला था दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र, जहां उच्च वर्ग रहता था, तथा दूसरा नगर क्षेत्र, जहां सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो बसावट थी 2 भागों में बटी थी। पहला था आपका दुर्ग, दूसरा था आपका नगर क्षेत्र। दुर्ग में आपका उच्च वर्ग रहते थे और नगर क्षेत्र में सामान्य वर्ग निवास करता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल के लिए किया जाता था वैदिक काल में। ऑप्शन डी, वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यव किसके लिए? जौ के लिए। माड़ उड़द के लिए। मुदग मूंग के लिए। गोधूम गेहूं के लिए। इन सब का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बुद्ध वंश के शासकों द्वारा कौन सा स्थान? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिलवस्तु। ऑप्शन ए। ये भी प्रश्न आपका जो है 2017 यूपीएसआई बैच 2 में पूछा गया है। ये व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है वर्तमान में? नेपाल में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता महामाया कोली वंशी थी। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और इनका पालन भी माता प्रजापति गौतमी ने किया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। जो व्याख्या दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग प्रश्न बनता है सारा। अगला प्रश्न है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। सोम जो है किसके देवता? तो ऑप्शन ए पौधों के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई बैच 1 2017 में प्रश्न बना है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या सारे इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे। प्रारंभ में कौन थे? वरुण। लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने? 33। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को किसका देवता? वर्षा का देवता। सोम को वनस्पति देवता। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी को विपत्ति हरण देवता। पूषण को पशु देवता, ये पूछा जाता है, पूषण को पशु देवता। मारुत को आंधी तूफान का देवता। विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा धव को आकाश का देवता सबसे प्राचीन, और रुद्र को संहारक देवता के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अनिलवाड़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें और राजवंश की, तो राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मित्राका की वल्लभी। पाल की क्या थी? मुंगेर। और सोलंकी की अनिलवाड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? ये आपका कन्नौज का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम महोदय भी था और कान्यकुब्ज था कन्नौज का। अगला है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? राजा बिंबिसार के महल को किसने बनाया था? तो ऑप्शन डी महागोविंद ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? प्राचीन गिरिब्रज थी। और ये बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित है? आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह। अगला प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए केरल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मुजरिस बंदरगाह केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमेघ घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। कहाँ पे है? तो आपका बनारस में है। दशमेघ का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशमेघ यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है प्रश्न। ये मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए कब, 322 ईसा पूर्व में। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी, कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या चर्चा में है तो पूछा जा सकता है ये प्रश्न। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार शासक अशोक के पिता थे। अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ जगह पे आपका 268 मिलेगा, ठीक है, में हुई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये पुत्र थे और अशोक के पिता थे। तो ध्यान रखिएगा, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, तो व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर? तो ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के तट पर। ये सब जो है प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था, वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछा गया है प्रश्न यूपीएसआई में। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की। रामायण की रचना सभी को पता होगा महर्षि वाल्मीकि ने किया था, जबकि तोलकप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकाप्पियम की रचना की थी। वेदव्यास हिंदियों के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता कौन? तो महर्षि वेदव्यास जी। अगला प्रश्न है, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन किस धर्म से? तो ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाच्छा, जिसे वैकल्पिक रूप में गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों से वंभ की दावा करते हैं। एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी है। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा
84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है जो एक साथ यात्रा करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, गच्छा जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के समय में। और कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इसकी अध्यक्षता कौन? मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीत जो है किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। कब? 483 ईसा पूर्व में। कहां पे? राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी तथा आखिरी संगीत का आयोजन कश्मीर की कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सारे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन? ऑप्शन सी बृहदत्त। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और अर्थशास्त्र जो है ये आपका राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहले शासक मौर्य वंश के, और अंतिम कौन? बृहदत्त था। अगला, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिला में स्थित है। जमनिया एक जो है कहां पे है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। कहां पे? गाजीपुर में। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा, तो ऑप्शन ए गोपाल। यानी पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। और इसकी राजधानी मुंगेर थी। राजधानी क्या थी? मुंगेर। और इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। कौन? धर्मपाल। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। राजगृह से पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किसने? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ज्यादातर उदयन दिया होता है, उदयन होता ज्यादा अच्छा था। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में उदयन ही देता है ऑप्शन में, लेकिन इसमें ऑप्शन डी माना है तो ठीक है। लेकिन अगर आप उदयन होगा तो उदयन लगाना। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी, इटली का था। ये विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतालवी यात्री संगम के महान शासक देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। पूछा जाता है किसके समय में आया था ये निकोलो कॉन्टी? तो देवराय प्रथम। ठीक है। अगला, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी कन्नौज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के अगर कार्यकाल की बात करें 606 से 647 ईस्वी, पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन किस वंश का? पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। थानेश्वर से कहा, पहले क्या थी? पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर। कन्नौज कौन लाया? हर्षवर्धन।
हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीता। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ये अक्सर पूछा जाता है। ह्वेनसांग जो है किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसकी रचना किसने? हर्षवर्धन ने किया था। और हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। देखिए जितने हैं ये सब अलग अलग प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश आप सारनाथ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पीछे हम पढ़ चुके हैं, लुम्बिनी नेपाल में। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण जो है किसे कहा जाता है? गृह त्याग को। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी पूछा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो बुद्ध जी के पहले उपदेश को कहा जाता है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। इन्होंने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। देखिए सारे अलग अलग प्रश्न हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन भी और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, किस भाषा में दिए थे? पाली में। एक प्रश्न और बनता है, अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। 23वां अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन समवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी एक बार प्रश्न बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? समवेद पर्वत पर। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ये भी प्रश्न बना है, निग्रंथ कहा जाता है इनके अनुयायियों को। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को अश्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया था। देखिए 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पहले कितने व्रत थे? 4 महाव्रत थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी ने किया था। और 5वें महाव्रत जो जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किसने? तो आपका महावीर स्वामी ने। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, तो आप लोग व्याख्या को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन डी कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। यूपी कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है ये। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का काल की बात करें तो 492 से 460 ईसा पूर्व। उदयन का कार्यकाल 460 से 444। कालाशोक जिसे काकवड़ कहा जाता है का शासनकाल 412 से 345 ईसा पूर्व था। उपयुक्त कालक्रम देखने से विदित होता कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, महापन्नंद का ये 8वां पुत्र था घनानंद। और घनानंद जो सिकंदर के समकालीन था। पूछा जाता है सिकंदर के आक्रमण के समय जो है शासक कौन था? तो घनानंद था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और ये मगध वंश का जो है अंतिम शासक था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कालाशोक को माना गया है। ठीक है, अगर वैसे घनानंद दिया होता तो आप घनानंद को लगाते। ठीक है,
अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट जी ऑप्शन सी खगोलवेत्ता थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2009 का प्रश्न है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टीयम ग्रंथ लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टीयम ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने की वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया। ये भी सभी को पता होगा, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह था। अगला, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न जो है जरूर फंसेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी, भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ पे है ये? तो आपका मध्य प्रदेश में। इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन मत। श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में प्रश्न बना है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और ये पहले तीर्थंकर भी थे। परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी जी को। और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये पूछा जाता है, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्रसंघ ज्ञात्रक कुल के प्रमुख सदस्य थे। माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधा तथा पुत्री अड़ोज्या थी। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन में, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोज्या था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जुभ्रिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्त के पश्चात इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगृह में दिया था। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने के पश्चात 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? पावापुरी में। जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में। मृत्यु कहाँ? पावापुरी में। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। कौन? सुधर्मा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। भद्रबाहु के पास वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, और तथा भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। नग्न रहने वाले क्या कहलाए? दिगंबर। ध्यान रखिएगा।
जो ये भद्रबाहु के शिष्य थे, ये आपका दिगंबर के शिष्य थे, और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए थे। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, अलग से प्रश्न बनता है ये सारे। अगला है जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इसमें 35 कहानियां हैं जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गुरु अमरदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न बना है। व्याख्या देखते हैं। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन भारत आया था? तो ऑप्शन ए फहियान आया था भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके समय में कौन आया था? फहियान। फहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया। ठीक है, वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या है। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? सभी को पता है 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। और वेदांग कितने हैं? 6 तथा पुराण कितने हैं? 18। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कौन सा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, भारत में। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पूछा जाता है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जिसे कहा जाता है मुर्दों का टीला, एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। इसकी खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे? तो आपका राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे। और हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य शहरों की। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटदा ये भी गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर में है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला है पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 ईस्वी में तथा अंग्रेज 1608 में भारत आए थे। सबसे पहले कौन? आर्य आए थे। अगला प्रश्न है वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है।
ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें आपका 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। जन्म स्थान बुद्ध जी का तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में, यानी मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द तो ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो प्रतीक चिन्ह है कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है प्रतीक चिन्ह। और ये जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये आपका अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, अगला प्रश्न। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? रामायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित है, परंतु कालक्रम में रामायण काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। अगला है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत मिलते हैं? भारत में मूर्ति पूजा के संकेत तो ऑप्शन ए आर्यों के काल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्य कर्मकांडी हो गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों यानी ऋषिमुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 108। ये पूछा जाता है, उपनिषद की संख्या कितनी? 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों का वर्णन करती हैं। अगला, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? ऋग्वैदिक काल का प्रतीक कौन? तो ऑप्शन डी दहेज प्रथा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में दहेज तथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है किसका? ऑप्शन ए सूती वस्त्र का। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बने वस्तुएं, मन के इत्यादि थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? आपका यूपीएसआई 1999 का प्रश्न है। चांदी के सिक्के तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए अजंता चित्रकारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्याओं और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता से के साथ चित्रण किया गया है, वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो ऑप्शन डी पेशा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के समाज में इसका विभाजन कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए, आर्यों के काल से पूर्व ही मूर्ति पूजा। ये पढ़ चुके हैं, प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता सब कैसी सभ्यता थी? सभी को पता है, नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में 6 नगर इस प्रकार के हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनावली। अगला प्रश्न है, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? तो गलत इसमें ऑप्शन डी, इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। ये आपका गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवानाम्पी एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी है तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्टी है। भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी और लिपि क्या है? ब्राह्मी या खरोष्टी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो ऑप्शन ए, उच्च। ऑप्शन ए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जो समय दर समय गिरती चली गई। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति के नाम से किसे? तो ऑप्शन डी, वाकाटक को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाकाटक राजवंश 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया। वाकाटक वंश केतु 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं था? चोल राजवंश से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन सी, अनंत वर्मन। ऑप्शन सी, अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था। किस वंश का था ये? वो गंग वंश का, जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक थे। और चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने किया था। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में प्रथम वेद सभी को पता है, ऋग्वेद। ऑप्शन ए सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? बुंदेलखंड पर, तो ऑप्शन सी, चंदेल वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना नुन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। नुन्नुक ने किया था इसकी स्थापना। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमारदेव को पराजित कर कलिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1205 में चंदेल राजवंश दिल्ली में मिला लिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं। सुत्त पिटक की बात करें, यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ। इनमें बुद्ध के धार्मिक विचारों का उपदेशों का संग्रह है। ये पूछा जाता है सुत्त पिटक में किसका? तो बुद्ध जी के धार्मिक विचारों व उपनिवेशों का संग्रह इसमें।
विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं, किसमें, विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में, इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। अगला, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बता चुका हूं, तो ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन सी। और ये पहले तीर्थंकर थे। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी जी थे, और ये 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। अजंता की गुफाओं का निर्माण काल क्या है, ऑप्शन ए गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत के राजनीतिक का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में पटना के नाम से जाना जाता था, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, पटना है। अगला प्रश्न है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है। शंकराचार्य पीठ कहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी मथुरा में नहीं है। ये अभी चर्चा में है शंकराचार्य, तो ये ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की। ये मठ कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटक, पुरी उड़ीसा में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किसमें, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसको मैंने बताया है, ऑप्शन डी। यह किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता, सूर्य को समर्पित। इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, सभी को पता है, महर्षि वाल्मीकि जी, ऑप्शन सी। और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। और वेदव्यास जी किसकी रचना किया था, इन्होंने महाभारत की रचना किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र जो है ये आपका प्रशासन, इसमें राजनीति संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन डी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली की प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। यह राजनीतिक शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसने विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। और इस प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिश्चंद्र। ये पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो हरिश्चंद्र ने इसकी रचना की थी, हरिश्चंद्र ने। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणबंध यानी पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को बीड़ा वादक करते हुए भी दिखाया गया था, जिसके कारण इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना किसने, हरिश्चंद्र ने किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें प्राचीन इतिहास से टोटल कितने प्रश्न थे, 65 प्रश्न थे। हमने सारे प्रश्न कर लिए। और इसके आगे की वीडियो में अब हम मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।